हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस विद्यालय में। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं जीके के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, जिससे आप उस वीडियो को देख सकें। और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया? कि हमसे पूछा गया है कि भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया, कब उस पर रोक लगाई गई, कब सती प्रथा का अंत किया गया, तो कौन से सन में किया गया? आप लोग राइट आंसर लगाइएगा। ऑप्शन ए दे रखा है 1828, बी 1829, सी है 1831, डी है 1835। तो आप लोग राइट आंसर लगाइएगा। भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया, कब इस पर रोक लगाई गई, आप लोग बताइएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1829 में भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया, रोक लगाई गई। 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया गया राजा राम मोहन राय द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ तथा कुंभलगढ़ प्रशस्त की रचना किसने की थी? पूछा गया है कि कीर्ति स्तंभ तथा कुंभलगढ़ प्रशस्त की रचना किसने की थी? तो आप लोग राइट आंसर लगाइएगा। ऑप्शन ए दे रखा है कवि महेश ने, बी मंडन ने, सी गोविंद ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइएगा कि कीर्ति स्तंभ तथा कुंभलगढ़ प्रशस्त की रचना किसने की थी? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा कवि महेश ने। कवि महेश ने कीर्ति स्तंभ तथा कुंभलगढ़ प्रशस्त की रचना की थी। आप लोग राइट आंसर इसका याद रखिएगा। आपका ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का एसएससी का क्वेश्चन है कि कवि महेश ने कीर्ति स्तंभ तथा कुंभलगढ़ प्रशस्त की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? जो हुरडा सम्मेलन हुआ था ये कब प्रारंभ हुआ था, कौन सी सन में प्रारंभ हुआ था, कौन सी ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? आप लोग राइट आंसर लगाइएगा। ऑप्शन ए दे रखा है 1727 ईस्वी में, बी 1734 ईस्वी में, सी 1707 ईस्वी में 1707, और डी है 1717 ईस्वी में। तो बताइएगा आप लोग कि हुरडा सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आप लोग लाएगा। तो जो हुरडा सम्मेलन हुआ था वो आपका 1734 ईस्वी में हुआ था। 1734 ईस्वी में हुरडा सम्मेलन हुआ था। आप लोग ये क्वेश्चन याद रखिएगा, आपके एग्जाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग 1734 का राइट आंसर होगा। 1734 में हुरडा सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है? तो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि छठी सदी ईस्वी के सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो पूछा गया है क्वेश्चन, छठी सदी ईस्वी पूर्व के सिक्कों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? आप लोग याद रखिएगा कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए आपको दे रखा है, आहत सिक्के तांबे और चांदी में ढाले गए। बी है, सिक्कों को जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास था। सी है, शासकों की प्रतिमा तथा नाम के साथ सिक्के सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे। और डी है, सोने के सिक्के सर्वप्रथम सर्वप्रथम कुषाण राजाओं द्वारा जारी किए गए थे। तो आप लोग इसमें राइट आंसर लगाइएगा कि छठी सदी ईस्वी पूर्व पूछा गया है, छठी सदी ईस्वी पूर्व सिक्कों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो आप लोग राइट आंसर लगाइएगा। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से जो कथन आपका सही नहीं है वो हो जाएगा आपका, सिक्कों को जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास था। ऐसा नहीं था कि सिक्के राजा ही
राजा ही उसे जारी कर सकता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये आपका गलत होगा कि सिक्कों को जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास था। आपका 4 नंबर क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। सिक्कों को जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास था, ये कथन आपका गलत है। तो चलिएगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखते हैं। तो आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और आपसे ये पूछा गया है, आप लोग बताइएगा कि द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी। जो द्वार समुद्र है वो किस वंश की राजधानी थी। तो आप लोग राइट आंसर लगाइएगा। यहाँ से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इन्हें जरूर करिएगा। तो बताइएगा द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी। ऑप्शन ए आपसे पूछा गया है होयसल, बी पांड्य, सी चेर या डी चोल। तो इनमें से कौन से द्वार समुद्र वंश की राजधानी थी। तो द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी, जो द्वार समुद्र जो स्थान है वो किस वंश की राजधानी थी। तो आपका ये होयसल वंश जो है था, ये जो होयसल वंश था वो आपका, ये होयसल वंश जो है इसकी जो राजधानी थी वो द्वार समुद्र थी। तो द्वार समुद्र जो राजधानी थी वो होयसल वंश की राजधानी थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सचिंद्र बोस द्वारा डिजाइन किया गया कलकत्ता फ्लैग किस वर्ष कलकत्ता में फहराया गया। जो सचिंद्र बोस जी थे उन्होंने डिजाइन किया था कलकत्ता फ्लैग। सचिन बोस ने कलकत्ता फ्लैग डिजाइन किया था, वो कलकत्ता में कब फहराया गया, कौन से सन में फहराया गया। तो सचिन बोस द्वारा डिजाइन किया गया कलकत्ता फ्लैग किस वर्ष कलकत्ता में फहराया गया। आप लोग बताइएगा, राइट आंसर लगाइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सचिन बोस द्वारा जो कलकत्ता फ्लैग डिजाइन किया गया था वो आपका किया गया था 1906 में। वो आपका किया गया था 1906 में। आपका सी राइट आंसर होगा। 1906 में सचिंद्र बोस द्वारा डिजाइन किया गया कलकत्ता फ्लैग 1906 में ये फहराया गया था। ये सचिन बोस द्वारा डिजाइन किया गया था कलकत्ता फ्लैग। तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका किसी भी लेवल का एग्जाम हो तो आप लोग यहाँ से याद रखिएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा कि सचिंद्र बोस द्वारा जो कलकत्ता फ्लैग डिजाइन किया गया था वो कलकत्ता में 1906 में पहली बार फहराया गया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है 1991 व 2001 तक दशक के दौरान भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम दर्ज की गई है। तो जो 1900 से 2001 के दशक के दौरान जो भारत के किस राज्य की जनसंख्या से वृद्धि सबसे कम दर्ज की गई है। तो आप लोग बताइएगा। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी ओडिशा, सी केरल, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा केरल। जो केरल राज्य है आपका, इसकी 1991 से 1991 से 2001 दशक के दौरान भारत के जो जनसंख्या वृद्धि सबसे कम दर्ज की गई है वो केरल राज्य में की गई। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो हम आपके लिए एक से एक बढ़िया क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए कथन एवं कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो कथन दिया गया है आपका, भारत के उत्तर में अवस्थित लद्दाख तक शीत मरुस्थल है। और इसका ये कारण है, कारण आपको दिया गया है लद्दाख हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है। तो आपको इसका राइट आंसर लगाइएगा। तो आपसे ये ऑप्शन आपको दे रखा है, कथन सही है, कारण भी सही है तथा कारण कथन ही सही व्याख्या करता है। तो आपको बताना है, कथन आपसे पूछा गया कि भारत के जो उत्तर में लद्दाख जो स्थित है, लद्दाख जो स्थित है, जो अभी हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है इंडिया का, वो एक शीत मरुस्थल है। तो आपको कारण दिया गया है कि लद्दाख हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है, इसलिए है। तो आपको बताना है कि क्या सही है। तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपसे कहा गया, इसका बताया गया कि कथन सही है,
कारण भी सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ से ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, यदि किसी स्थान पर सुबह 4 बजे ज्वार आता है, अगर किसी स्थान पर सुबह 4 बजे ज्वार आता है, सुबह 4 बजे ज्वार आता है, तो अगला उच्च ज्वार किस समय आएगा? यदि जो समुद्र में ज्वार भाटा उठता है, आप लोगों ने सुना होगा समुद्र का ज्वार भाटा जो होता है, ज्वार होता है मतलब पानी बाहर को आता है, उछलता है, वो उसे ज्वार बोलते हैं, जब अंदर को जाता है उसे भाटा बोलते हैं। तो अगर किसी स्थान पर सुबह के 8 बजे ज्वार आता है, तो अगर सुबह 8 बजे ज्वार आएगा तो अगला उच्च ज्वार किस समय आएगा? तो आप लोग बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है 8 बजे शाम को, या ऑप्शन बी 8 बज के 10 मिनट शाम को, या ऑप्शन सी है 8 बज के 12 मिनट शाम को, या डी है 8:25 पर शाम को। तो आप लोग बताइएगा अगर सुबह को किसी स्थान पर 8 बजे ज्वार आता है तो अगला उच्च ज्वार किस समय आएगा? तो आप लोग बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। शाम को 8:25 पर अगला उच्च ज्वार आएगा। आप लोग यहाँ से ये जरूर याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग याद रखिए, आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर जरूर याद रखिएगा आप लोग। ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितनी रकम खर्च की गई? जो आपका संविधान बनाया गया था उसकी प्रक्रिया में कुल कितनी रकम का खर्चा आया, कुल कितने रुपए का खर्चा आया था? आप लोग इसका राइट आंसर लगाइएगा। और आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए आपको दे रखा है 6.4 करोड़ रुपए, या 3.6 करोड़ रुपए, या सी है 5.5 करोड़ रुपए, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितनी रकम की खर्च आया था, कुल कितने रुपए का खर्च आया था? तो वो आया था 6.4 करोड़ रुपए का। तो 6.4 करोड़ रुपए का खर्च आया था। आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? जो विधान परिषद की सदस्यता लेनी है, अगर किसी को सदस्यता मिलेगी तो उसके लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए विधान परिषद की सदस्यता के लिए? ऑप्शन ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 21 वर्ष। तो विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? आप लोग राइट आंसर लगाइएगा। ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, ये एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आप लोग बताइएगा विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो आपका जो न्यूनतम आयु है वो है 30 वर्ष। आप लोग यहाँ से याद रखिएगा, जो विधान परिषद में सदस्यता लेनी है, अगर सदस्यता किसी को दी जाएगी तो उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना जरूरी है। आपका ये एसएससी सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है, और हम आपके लिए सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आए हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम के क्वेश्चन लेके आए हैं। यही आपका एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। तो आप लोग याद रखिएगा कि 30 वर्ष होनी चाहिए। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? तो इनमें से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? तो आप लोग बताइएगा इनमें से कौन सा वो कार्य है जो निर्वाचन आयोग का नहीं है? ऑप्शन ए लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है। निर्वाचन जो आयोग है आपका, ये कौन सा इनमें से कार्य नहीं है? तो आपका लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है, या बी राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, और सी किसी संसद सदस्य की मान्यता अपने विचार से रद्द करना, या डी विधान परिषद के सदस्यों की निहत्था से संबंधित मसलों पर राज्यपाल को सलाह देना। तो इनमें से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? तो इनमें से जो आपका कार्य है वो आपका ऑप्शन सी, नहीं आपका, हाँ ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। किसी संसद सदस्य की मान्यता अपने विचार से रद्द करना इसका कार्य नहीं है। अगर किसी संसद का सदस्य है, कोई इंसान, कोई व्यक्ति संसद का सदस्य अगर है, तो उसे उसकी मान्यता अपने विचार से रद्द नहीं कर सकता है निर्वाचन आयोग। तो आप लोग याद रखिएगा, किसी संसद सदस्य की मान्यता अपने विचार से रद्द नहीं कर सकता है। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि
निम्नलिखित में से कौन सी उत्प्रेषण रिट की उपयुक्त परिभाषा है? तो इनमें से कौन सी उत्प्रेषण रिट की उपयुक्त परिभाषा है? तो आप लोग बताइएगा। राइट आंसर ए आपसे पूछा गया है, न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय का या प्राधिकारी को उसके समक्ष लंबित मामले को उच्चतर न्यायालय या प्राधिकारी को हस्तांतरित करने का आदेश देता है। या बी है आपका, किसी मामले के किसी निचले न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होने की दशा में उच्चतर न्यायालय निचले न्यायालय को आदेश देता है। या सी आपको है, यदि न्यायालय है पाता है कि एक विशेष पद अपने यदि न्यायालय है पाता है कि एक विशेष पद धारक अपने वैधानिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है और इस प्रकार किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। आपका डी है, न्यायालय आदेश देता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसके सामने प्रस्तुत किया जाए। तो इनमें से कौन सा उत्प्रेषण रिट की उपयुक्त परिभाषा है? आप लोग राइट आंसर बताइएगा कि उत्प्रेषण रिट की उपयुक्त परिभाषा कौन सी होगी। तो वो आपकी होगी ऑप्शन नंबर ए। आप लोग यहाँ से जूम करके हम आपको दिखा देते हैं, आपको ठीक दिख जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कि न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय या प्राधिकारी को उसके समक्ष लंबित मामले को उच्चतर न्यायालय या प्राधिकारी को हस्तांतरित करने का आदेश देता है। ये आपकी उत्प्रेषण रिट की उपयुक्त परिभाषा है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, नवीनीकरणीय ऊर्जा आपसे पूछा गया है। आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपसे पूछा गया है, नवीकरणीय ऊर्जा किस से प्राप्त की जा सकती है? जो आपकी नवीकरणीय ऊर्जा है वो किससे प्राप्त की जा सकती है? आपको ऑप्शन दे रखा है, जीवाश्मों से, बी विघट नाविक तत्वों से, सी जैव मात्रा से, डी प्राकृतिक गैस से। तो नवीकरणीय ऊर्जा किससे प्राप्त की जा सकती है? आप लोग राइट आंसर लगाइएगा। तो जैव मात्रा से आपकी नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। सी राइट आंसर आपका होगा। चलिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन कहा गया है कि धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाता है कि वह कौन सा धातुओं का गुण है जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए ध्वनिक, बी आघात वर्धनीयता, सी ऊष्मीय, डी तन्यता। तो कौन सा राइट आंसर आपका होगा? तो तन्यता राइट आंसर होगा कि धातुओं का वह गुण है तन्यता जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो आज की बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।